पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 का जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस आज जारी कर दिया गया है कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा। उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट वाइज यहाँ पर सिलेबस जारी किया गया है और यहाँ पर पहला पॉइंट है, उसके अंदर राजस्थान के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पर भूगोल से संबंधित बात है, लोकेशन यानी राजस्थान की जो स्थिति है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। लोकेशन, राजस्थान की स्थिति, और उसके बाद राजस्थान का जो विस्तार है उस तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है रिलीफ एंड फीचर्स, यानी राजस्थान का जो उच्चावच है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्लाइमेट यानी कि जलवायु से संबंधित प्रश्न आएंगे, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी अफवाह प्रणाली है वो पूरा का पूरा इसमें। उसके बाद में वेजिटेशन यानी कि वनस्पति के बारे में, राजस्थान की वनस्पति से प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड राजस्थान का जो कृषि क्षेत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। लाइव स्टॉक यानी जो पशुधन है, राजस्थान की पशु संपदा है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और डेयरी डेवलपमेंट यानी जो डेयरी विकास राजस्थान का है वहाँ से। और अगला पॉइंट है पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या, इसका वितरण, जनसंख्या की ग्रोथ यानी वृद्धि, और जनसंख्या की जो लिटरेसी है, साक्षरता है वो, सेक्स रेशियो यानी राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो, और रिलीजियस कंपोजिशन और राजस्थान की धर्म से संबंधित जो बातें हैं वो भी यहाँ पर, यानी धार्मिक वितरण क्या है, धार्मिक जनसंख्या क्या है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों से प्रश्न आएंगे। प्लानिंग यानी योजनाएं। उसके बाद में बजटरी ट्रेंड्स यानी राजस्थान के बजट जो है उससे प्रश्न आएंगे। और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स यानी राजस्थान की जो मुख्य टूरिस्ट स्थान है यानी पर्यटन स्थल है वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर राजस्थान की जो एंशियंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृति, सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं राजस्थान की, उसके अंदर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कालीबंगा, एक है वो कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएं और बैराट सभ्यताएं। इन चार जो सभ्यता हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि एंशियंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृति वो और सभ्यता, इनसे संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्नों के ऊपर हम जिक्र करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो राजस्थान का इतिहास है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके बारे में प्रश्न आएंगे। चौहान ऑफ अजमेर यानी अजमेर के चौहान वंश है, वो टॉपिक दे रखा है। रिलेशन विथ दिल्ली सुल्तान यानी राजस्थान की दिल्ली सल्तनत के साथ में, सल्तनत काल के साथ में क्या संबंध रहे, वो सारे के सारे हमारे को अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद में मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, इनका इतिहास, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा राजस्थान एंड मुगल्स, राजस्थान और मुगलों के बीच में क्या क्या संबंध रहे, जिसमें विशेष तौर पर आपको राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर यानी आमेर के राजा मानसिंह, और चंद्रसेन जोधपुर के राजा, और राय सिंह जो कि बीकानेर के राजा राय सिंह ऑफ बीकानेर, और उसके बाद में राज सिंह ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के शासक राज सिंह, इनके ऊपर आपको विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे इन्होंने दे रखा है कि जो अपने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें आपको हालांकि ऊपर तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान है, राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो लिखा है, लेकिन विशेष पॉइंट रूप के लिखा है इन्होंने पीजेंट्स यानी जो किसान और ट्राइबल यानी जनजातीय मूवमेंट्स यानी आंदोलन है उनके बारे में। एक तो किसान और जनजातीय आंदोलन है उनका इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है, और इसके अलावा प्रजामंडल मूवमेंट यानी जो प्रजामंडल आंदोलन है वो विशेष रूप से पूछा जाएगा। उसके बाद में
इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो एकीकरण है, एकीकरण के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसके अलावा रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग मिडइवल एंड मॉडर्न पीरियड, यानी मध्यकाल और आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास के अंदर जो महिलाओं की भूमिका है, उनके बारे में हमारे को पढ़ना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से पॉइंट दे रखा है। उसके बाद में इसके अलावा इन्होंने आगे विस्तृत रूप से बताया है कि सोसाइटी एंड रिलीजन, यानी समाज और धर्म के बारे में, यानी कि लोक देवता और देवियाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में संत ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत, और आर्किटेक्चर, यानी राजस्थान का जो आर्किटेक्चर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। टेम्पल्स यानी मंदिर है, फोर्ट्स किले, और प्लेसेज यानी महल, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में पेंटिंग्स, राजस्थान की जो चित्रकला है वो, और वेरियस स्कूल्स हैं चित्रकला, और इससे संबंधित जितने भी शैलियाँ हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, यानी मेले और त्यौहार, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। कस्टम्स, यानी जो राजस्थान की प्रथाएं हैं वो, ड्रेसेज यानी जो वेशभूषा है वो, और गहने, ये इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। इसके अलावा फोक म्यूजिक, यानी कि जो लोक संगीत है वो, और डांस यानी नृत्य, लोक संगीत और नृत्य। उसके अलावा राजस्थान की लैंग्वेज, भाषा, और लिटरेचर यानी कि साहित्य है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो इन्होंने पॉइंट वाइज बताया। इसके अलावा ये इतिहास और संस्कृति हो गई। अब राजस्थान की राजनीति से क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी राजस्थान का जो राज्यपाल है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले, राजस्थान का राज्यपाल। उसके अलावा रोल एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री, इसकी भूमिका और इसके जो कार्य हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा राजस्थान का जो कैबिनेट है उसके बारे में। उसके बाद में स्टेट सेक्रेटरीट, यानी कि राजस्थान के जो सचिवालय, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, यानी कि राजस्थान के मुख्य सचिव, वो पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्थाएं और इनकी भूमिका, राजस्थान के अंदर जितने भी मोटे मोटे संगठन हैं, यानी जो इन्होंने विशेष रूप से जिस संगठन का उल्लेख किया है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट वॉच, यानी कि आरपीएससी और राजस्थान लोक सेवा आयोग, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, ये आपको विशेष रूप से पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि इन्होंने अन्य संस्थाओं के बारे में भी बात की है, तो आपको अन्य जो जितने भी छोटे छोटे संस्था हैं राजस्थान की, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पंचायती राज इन राजस्थान, यानी राजस्थान का जो पंचायती राज है वो आपको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। और अगला जो टॉपिक है, जो बिंदु दे रखा है, वो है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसके बारे में। मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स, यानी राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल से संबंधित जितने भी राजस्थान के जो करंट अफेयर के सवाल बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर विशेष रूप से जो करंट अफेयर के अंदर पूछे जाने वाले, यानी राजस्थान का करंट अफेयर है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर विश्व के और भारत के जो जनरल नॉलेज है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ कोई अलग अलग टॉपिक वाइज तो दे नहीं रखा है, एक साथ ही इन्होंने है वो दे रखा है, तो हम उनका अलग अलग देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो कॉन्टिनेंट्स है, यानी महाद्वीप है, उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में ओशियंस
एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो महासागर है और उसकी विशेषताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो इन्होंने बिंदु दिया है वो है ग्लोबल विंड सिस्टम, यानी जो वैश्विक वायु तंत्र है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अगला है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी जो विश्व के सामने आज पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। ग्लोबल स्ट्रेटजीज, यानी वैश्विक रणनीति, यानी पर्यावरण को लेकर जितनी भी रणनीतियां हैं उनसे संबंधित। और ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, जो वैश्वीकरण और इसके जो प्रभाव है उनसे संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। इससे आगे इन्होंने दिया है पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या प्रवृत्ति और इसका जो वितरण है, यानी जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडिया एंड यूएनओ, भारत और यूएनओ के बीच में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में वर्तमान क्या स्थितियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। मेजर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, यानी जो परमाणु अप्रसार है उससे संबंधित और वैश्वीकरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो लोकेशन, यानी स्थिति एंड इट्स एडवांटेज, यानी स्थिति और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उनसे संबंधित। मानसून सिस्टम, विश्व का जो और भारत का भी साथ में, तो मानसून सिस्टम है यानी मानसून तंत्र है उससे संबंधित। ड्रेनेज, यानी जो अफवाह प्रणाली नदियाँ हैं और उसकी विशेषता है उनसे संबंधित प्रश्न। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है कृषि है उसके अंदर जो नित्य नए बदलाव आ रहे हैं, अलग अलग तरीके बदल रहे हैं उनसे संबंधित। एंड इंडस्ट्रीज एंड उद्योगों से संबंधित प्रश्न आएंगे। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेंड्स, यानी राष्ट्रीय आय सिद्धांत और इनसे संबंधित जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और इसके साथ में पॉवर्टी यानी गरीबी, रिडक्शन स्कीम्स, यानी जो इस गरीबी को कम करने की योजना है उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। और फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत की जो विदेश नीति है इसके प्रमुख अंग कौन कौन से, यानी भारत की विदेश नीति क्या है उनसे संबंधित। और नेहरूज कंट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, यानी भारत की विदेश नीति को बनाने में नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, नेहरू जी क्या योगदान था, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भारत और विश्व से संबंधित है वो टॉपिक रहने वाले हैं आपके सिलेबस के अंदर। और उसके बाद में इन्होंने राजनीति रूप से, भारत के राजनीतिक रूप से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो वो कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। मेजर लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड 1919 एंड 1935, यानी 1919 और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख जो लैंडमार्क्स है यानी स्थल चिन्ह, यानी कह सकते हैं कि जो मुख्य बातें हैं वो आपको पढ़नी है। कुल मिला के आपको 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसको संविधान के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। गांधीज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसके अंदर गांधी जी का क्या योगदान था उसके बारे में, गांधी जी ने जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग दिया था, योगदान दिया था, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अंबेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का जो संविधान है और उसके अंदर अंबेडकर का क्या रोल रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मेकिंग, यानी अपना जो संविधान है उसको निर्माण में अंबेडकर का क्या योगदान रहा वो पढ़ना है। इसके अलावा साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय जो संविधान है इसकी जो मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स मुख्य विशेषताएं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा
फंडामेंटल राइट्स यानी कि भारतीय संविधान के अंदर हमारे को मौलिक अधिकार दे रखे हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो नीति निर्देशक तत्व हमारे को संविधान दे रखे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट यानी भारतीय जो राष्ट्रपति है भारत का, उसकी भारत के राष्ट्रपति के ऑफिस के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और इंडियाज़ फेडरल सिस्टम और जो भारत की संघीय व्यवस्था है उस वो टॉपिक दे रखा है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसके अलावा जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसके अंदर सिलेबस के अंदर पॉइंट शामिल किया। तो ये भारत की राजनीतिक और जो भौगोलिक भारत और विश्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो भूगोल से संबंधित और राजनीति के क्वेश्चन हमने जिक्र किए। अब पहले जो प्रश्न पत्र होगा उसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उनसे संबंधित कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो इस प्रकार रहेगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शैक्षिक जो मनोविज्ञान है वो, इसके अंदर इट्स मीनिंग यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, इसका जो अर्थ क्या है उनसे संबंधित, और स्कोप एंड इम्प्लीमेशन फॉर टीचर्स इन क्लासरूम सिचुएशन यानी कि जो कक्षा स्थिति में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, दायरा और प्रभाव यानी इसका क्या अर्थ है, इसका क्या प्रभाव रहेगा, और ये सारे आपको है वो मनोविज्ञान के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। और एजुकेशन साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान उनसे संबंधित वेरियस साइकोलॉजिस्ट यानी इससे संबंधित जितने भी शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उनसे संबंधित, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन शिक्षा के अंदर उनका क्या योगदान रहा था वो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा लर्निंग यानी सीखना, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स सीखने के क्या क्या अर्थ है और इसके क्या कितने प्रकार है। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी सीखने के अलग अलग जो सिद्धांत दे रखे वो, एंड इम्प्लीमेशन फॉर ए टीचर और इसको टीचर किस तरीके से लागू करेगा, इसका टीचर के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा वो। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी सीखने का जो स्थानांतरण, और इसके अलावा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग और जो सीखने के विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए इसके जो निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण और सीखने को प्रभावित करने का, और रचनावादी शिक्षा है, इन सभी क्वेश्चन लर्निंग से पूछे जाएंगे। अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ लर्नर यानी कि जो एक सीखने वाला है शिक्षार्थी है उसका विकास, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल यानी शारीरिक, भावनात्मक इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सामाजिक विकास। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का विकास एज एन इंडिविजुअल एंड व्यक्तिगत। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यानी कि समझ की जो विकास है, ये सारे के सारे इसके अंदर टॉपिक रहने वाले हैं। और इसके बाद में पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से संबंधित, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है। थ्योरी यानी इसके क्या क्या सिद्धांत रहने वाले हैं, और इसके अलावा असेसमेंट्स यानी इसका क्या माप है, और उसके बाद में इसका जो एडजस्टमेंट यानी समायोजन, एंड इट्स मैकेनिज्म यानी कि इसका जो उसका तंत्र क्या है उनसे संबंधित। और मैल एडजस्टमेंट का अर्थ है कि जो कुसमायोजन है वो, यानी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में इसमें जो टॉपिक रहेगा अगला वो इन्होंने टॉपिक दिया इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता उससे संबंधित, यानी इसका क्या अर्थ है, इसका जो थ्योरी सिद्धांत क्या है, और इसका जो मापन क्या है, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। और रोल इन लर्निंग और सीखने में बुद्धि और रचनात्मकता की क्या भूमिका है वो। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जो भावनात्मक बुद्धि है उससे संबंधित प्रश्न, और इसकी भावनात्मक बुद्धि की क्या अवधारणाएं और इसका अभ्यास, और ह्यूमन कॉग्नाइजेशन यानी मानव अनुभूति है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी के अंदर छठा रहेगा वो रहेगा मोटिवेशन यानी प्रेरणा।
मीनिंग एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन। मीनिंग एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी मोटिवेशन का सीखने में क्या भूमिका है, इसका क्या अर्थ है, और इससे अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन यानी मोटिवेशन प्रेरणा पाने का से क्या क्या इसकी जो भूमिका है या बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे संबंधित। और सातवां रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत अंतर क्या है उससे संबंधित। मीनिंग एंड सोर्स इसका क्या अर्थ है और इसके क्या क्या स्रोत है वो। और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स यानी विशेष जो आवश्यकता है, विशेष बच्चों की शिक्षा की ज़रूरतें, और उसमें भी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स यानी कि जो प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्र है उनसे संबंधित। और स्लो लर्नर्स यानी कि जो धीरे धीरे सीखने वाले, धीमी गति से सीखने वाले हैं। और इसके अलावा जो डेलिपेंसर्स यानी कि जो अपराधी है उनसे संबंधित ये सारे टॉपिक जो कि मनोविज्ञान के अंदर है और आपको पढ़ना पड़ेगा। आठवां इसके अंदर टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेशन इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में विकास और निहितार्थ। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स यानी कि आत्म अवधारणा, एटीट्यूड्स दृष्टिकोण, इंटरेस्ट रुचि, हैबिट्स आदतें, एप्टीट्यूड यानी योग्यता, और सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल। ये सारे टॉपिक आपके जो मनोविज्ञान है उसके अंदर रहने वाले हैं। तो ये तो था आपका पहले पेपर का सिलेबस। अब इसके अंदर कुछ प्रश्न यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि जो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स यानी 200 नंबर का प्रश्न पत्र होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन विल बी 2 आवर्स यानी 2 घंटे की इसके अंदर अवधि रहने वाली है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लाई चॉइस यानी जो विकल्प वाले क्वेश्चन है वो 100 प्रश्न आने वाले हैं, यानी सारे क्वेश्चन विकल्प वाले होंगे और 100 प्रश्न आएंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो समान अंक का होगा। और देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ ईच रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स शैल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर यानी प्रत्येक गलत उत्तर होने पर आपने जो प्राप्त किए हैं उनमें से 1/3 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर दे रखी है। ये इन्होंने विशेष रूप से कुछ दे रखा है जो कि आपको ध्यान में रखना है अपनी इस वैकेंसी के बारे में। चलिए